हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम लोग एनसीईआरटी के गणित यानी मैथ्स का जो एक्सरसाइज है 1.2 सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक्सरसाइज के बारे में बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इसमें किस कंसेप्ट का यूज हो रहा है इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, हमारी वीडियो को लाइक भी कर देना। और एक सबसे जरूरी चीज, वीडियो को बिना काटे हुए लास्ट तक पूरा देखना ताकि आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ सको। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी यह वीडियो है इसमें हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पिछली वीडियोस में पढ़ा है, वहां एक्सरसाइज भी सॉल्व की है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार प्लीज जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको समझना है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको हमारे इंग्लिश के साथी जो हैं वो कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, यहाँ पे सबसे जरूरी चीज देखिए, मैंने आपको हमारी सबसे पहली वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन जो कराया था चैप्टर 1 का, उसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में बताया था। संख्याओं के प्रकार में जो हमारे दो प्रकार आए थे उनमें से एक हम प्रकार यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसको आप स्टार की समझ के देख लीजिए। देखिए, मैंने उस दिन क्या बताया था कि ये सारी चीजें आगे यूज होंगी। एक हम देखने वाले हैं जो प्रकार, वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूं, वो संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जिनके दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याओं में दो गुणनखंड का मतलब हुआ एक तो 1 कंपलसरी है कि एक तो सबका गुणनखंड होगा, और दूसरा वो नंबर खुद होगा, वह संख्या खुद होगी। आपको मैं लिख के भी दिखा चुका हूं, संख्या स्वयं होगी गुणनखंड। ठीक है, तो हम अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया अभाज्य संख्याएं आपका। अगेन, अब देखिए, अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसका एक सिंपल सा कथन है। ठीक है, कथन ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य, ठीक है, उन्होंने बोला है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। ये सिर्फ स्टेटमेंट था, इसको हम लोग समझेंगे कैसे? देखिए, इस स्टेटमेंट को हम लोग समझें कैसे, तो सिंपल सा है, मैं समझा दूंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, देखिए मैं समझाता हूं, आपका काम है समझना। कोई भी भाज्य संख्या हमने उठाई, ठीक है, भाज्य संख्या का मतलब क्या हुआ, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। कोई भी भाज्य संख्या हमने उठाई, सपोज करिए हमने यहाँ पर उठाया आपका कितना, 40। हमने यहाँ पे एक 40 नामक एक संख्या ली। ठीक है, संख्या ली 40। अब 40 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो मैं आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंडों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं? तो देखिए, गुणनखंड आपको काटने हैं और वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। सिंपल सा। यहाँ पे देखिए, शब्दों का अर्थ समझे, शब्दों का खेल समझे। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, आपको फैक्टर करने हैं और वो सारे के सारे फैक्टर होने चाहिए अभाज्य, यानी कि प्राइम होने चाहिए। तो हमें 40 के प्राइम फैक्टर करने हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने बहुत पहले ये मेथड पढ़ रखा होगा। यहाँ कहीं कहीं फैक्टर ट्री बना के भी ये मेथड यूज किया जाता है और कहीं कहीं नॉर्मली हम साइड में ऐसे सीढ़ी नुमा आकृति बनाकर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। प्राइम नंबर होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो आपका काम है सबसे पहले शुरुआत करना सबसे छोटे प्राइम नंबर से। तो आप देखेंगे ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है, जी हाँ हो रही है। तो 2 से डिवाइड कीजिए और बताइए कितने बार में हुई, ये हो गई दादा 20 बार में। कितने बार में, 20 बार में। तो 40 को हमने काटा तो हमें मिला 2 गुणा 20। अगेन देखिए, ये कैसी हो गई, ये हो गई हमारी अभाज्य। अब इसमें तो किसी का भाग जाएगा नहीं, इसके और 1 के अलावा। ठीक है, तो इसको यहां छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो भाज्य है ना, इसको और आगे खींच के ले जाऊं। ठीक है, इसको और आगे खींच के ले जाते हैं तो जो हमारा 20 है इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा। तो ये हो गया 2 ढाई 20। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे। अगेन देखिए, ये फिर से अभाज्य हो गई और ये कैसी है, भाज्य। तो इसमें हमने 2 से यहां फिर से भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार गया।
तो अब बताइए क्या इन दोनों को और आगे तोड़ सकते हैं? क्या इन दोनों को और आगे गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? नहीं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमारे 40 के जो अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं वो ये नंबर हैं। कौन से? 2, 2, 2 और 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा 40 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, ये तरीका है 40 के अभाज्य गुणनखंड करने का। ये आप इस वाले मेथड से कैसे करेंगे? देखिए यहां पे 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4 और ये पीछे 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 एकम 2 और 0, फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 पंचे 10, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5। आपको यूज अभाज्य संख्याओं का ही करना है यहां पर, ये याद रखिएगा दोस्तों। ऐसा ना हो कि यहां लिखा है 10 तो आपने सीधा क्या किया कि 10 से डिवाइड कर दिया। ना भाई, हमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना है, हमारी जो अभाज्य संख्याएं हैं उनका। आप छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं को चुने, जब उससे डिवाइड ना हो रहा हो तो उसके आगे वाली अभाज्य संख्याओं को चुने। सपोज करिए यहाँ कोई ऐसा नंबर होता जो 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 का प्रयोग करते, फिर उसके बाद 5 का प्रयोग करते, 4 का नहीं, क्योंकि 4 भाज्य है। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करना है हमें। तो हम 40 के गुणनखंड यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो भाई अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही है कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये अभाज्य गुणनखंड है सब 40 के, और उनके गुणनफल के रूप में यानी उनके गुणा के रूप में इसको हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें देखिए एक मेन और सबसे जरूरी चीज क्या है कि यहां पर जो अंकगणित में आधारभूत प्रमेय में, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं ना, तो उनका क्रम मायने नहीं रखता। उनका क्रम मायने नहीं रखता, आप बदल भी सकते हैं। उनका क्रम कोई भी मायने नहीं रखता। हम सपोज कीजिए यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते 2 गुणा 5, फिर लास्ट में 2 ये लगा देते, तब भी तो ये 40 था। तो क्रम मायने नहीं रखता यहाँ पर। लेकिन दोस्तों, लेकिन बहुत जरूरी चीज, आपको हमेशा ही गुणनखंडों को जब गुणा में लिखें आप, तो किसी भी संख्या गुणनखंडों को जब भी गुणा में लिखें तो कैसे लिखें? आरोही क्रम में लिखें, छोटे से बड़े की ओर लिखें। ठीक है, जब भी उनको गुणनफल के रूप में लिखें तो छोटे से बड़े की ओर लिखें, आरोही क्रम में लिखें, क्योंकि तब हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय एकदम सत्य होती है, एकदम फिट बैठती है वहां पर। ठीक है, कहा तो ये जाता है कि यह गुणनफल जो होता है ये गुणनखंडों के क्रम के बिना एक अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि 40 के यही आएंगे, 40 का ऐसा नहीं है कि इसमें और भी कुछ ऐड हो जाए और भी अगला गुणनखंड आ जाए। तो ये एक यूनिक नंबर आएगा। क्या आएगा? यूनिक नंबर। ठीक है, तो हम इनको आरोही क्रम में लिखें, और दोस्तों हम इनको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 बार आया तो 2 की घात 3 गुणा 5। तो इतना क्लियर हुआ। आप बस ऐसे लिखना सीख लीजिए। 40 को हमने तोड़ा ऐसे, फिर इसको लिख दिया घात के रूप में। यहाँ 5 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ 2 की घात कितनी है? 3 है। उम्मीद करता हूं इतना तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हम छोटा सा काम कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भाज्य संख्याओं को लेते हैं और उनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आप अपनी रफ कॉपी लेके हमेशा पेन पेंसिल जो भी यूज करते हैं उसको लेके बैठा करें सॉल्व करने के लिए। देखिए हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 150। आपको इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें भाग करेंगे 2 का। सबसे पहले आप चेक करेंगे 2 का भाग जाएगा कि नहीं। हाँ जी बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 2 सत्ते 14। यहाँ पे देखिए 15 था ना, तो 15 में से 14 घटाया, 1 बचा, और वो 1 लग गया इस 0 के आगे, तो हो गया 10। ये हम दिमाग में याद रखते हैं। हो गया 2 पंचे 10। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हमें अगली अभाज्य संख्या देखनी है, कितनी होती है? 3। 3 का भाग जाएगा या नहीं? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, विभाजकता नियम ये कहता है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 7 और 5 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। देख लो, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। कितना क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए दोस्तों 25 में 5 का भाग जाएगा, तो 5 पंचे 25 और 5 एकम 5। तो हम 150 को कैसे लिख सकते हैं? हम 150 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 150 के जो प्राइम फैक्टर हमने किए वो मिले 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अगेन दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि यहां पर जो एक जैसे गुणनखंड आ जाएं उनको पावर के रूप में जरूर लिख दो। यहां देखिए 2 एक बार आया है तो 2 लिख लिया हमने। 3 गुणा 5 की पावर कितना? 2। 5 की पावर कितना? 2। तो आपको ऐसे लिखना है। यहां पर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए 375 को तोड़ते हैं। 375 को हम
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 से सबसे पहले 3 से चेक करते हैं। देखो 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से देखते हैं। 7 3 10 5 15, यानी इनका योग जो है अंकों का वो 3 से डिवाइड है, मतलब संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक है, देख लो 3 पचे 15, हाथ से लगी 1, 12 13 36 और 1 37। ठीक है, क्लियर हो गया। अगेन 3 चौके 12, अब यहाँ 3 से नहीं जाएगा दोस्तों। देखिए ये जैसे ही हमने काटा गलत हो गया, आगे सिर्फ 5 आ रहा है तो वो 3 से कटेगा नहीं। अब 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 पंचे 25 और फिर अगेन 5 एकम 5। ठीक है, तो हमने जब 375 के गुणनखंड किए तो हमें क्या मिला? 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा में 5। ठीक है, अगेन हमने जब इनको पावर के रूप में लिखा तो हमें क्या मिला? 3 गुणा 5 की पावर कितना? 3। एक और बात पे आपको ध्यान देना है यहाँ पर, क्योंकि आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। एक और बात ये कि यहाँ 2 लिखा हुआ है मतलब 2 की पावर है 1, यहाँ 3 लिखा हुआ है मतलब 3 की पावर है 1। देखिए जब कोई भी पावर ना लगी हो तो आप ये बिल्कुल मत बोलना है कि पावर 0 है, आप हमेशा ये बोलना है कि पावर क्या है? 1। जब भी किसी भी नंबर पर यहाँ कोई पावर नहीं हो तो पावर 0 नहीं होती, पावर होती है 1। कितनी होती है? 1। 0 क्यों नहीं होती इसका भी कारण बता देता हूं। 0 इसलिए नहीं होती क्योंकि हम एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं, किसी भी नंबर x की पावर 0 का मान होता है हमेशा 1। ठीक है, तो जब वो मान 1 हो जाएगा तो फिर वो 2 या 3 कैसे रहा? हमने यहाँ 2 पे पावर 0 लगाई तो आंसर आएगा 1, तो वो फिर मान बदल जाएगा ना, इसलिए 2 की पावर यहाँ होती है 1। ठीक है, यानी कि जब भी किसी नंबर पे कोई पावर ना लगी हो तो आप सिंपल सा कहेंगे उस पे पावर है 1। चलिए इतना क्लियर हो गया, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी देख लिया यहाँ पर। ठीक है, जब भी फैक्टर ट्री निकालना हो आपको तो आप इसी मेथड को यूज करके ऐसे लिख दिया करो। ठीक है, ऐसे करके लिखते जाओ 2 गुणा 75, फिर इसको हमने सॉल्व किया, कितना? 3 गुणा 25 तो होता है 75, फिर हमने 25 को तोड़ा तो 5 गुणा 5। तो ये फैक्टर ट्री है, ये वृक्ष विधि है। ये क्या वृक्ष विधि है अभाज्य गुणनखंड निकालने की। ये साइड वाली जो संख्याएं ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे 1-2 एग्जांपल्स की ओर। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस वाली एक्सरसाइज में, वो होंगे संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम होता है लीस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे पहले से, क्योंकि आपने ये चीजें पहले भी ज्ञात की होंगी। लेकिन यहाँ पे हम जो मेथड यूज करेंगे, एक चीज ध्यान देना कि एचसीएफ आपने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालना भी सीखा था। आप वो मेथड यूज मत कर देना जब भी दोनों चीजें एक साथ निकालनी हो। आपको पता क्या करना है यहाँ पर? आपको यहाँ पर एचसीएफ एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज करना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको आ जाए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि बोल लो या उसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोल लो। तो हम इसको समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे। 6 व 40, यहाँ पे एक काम करते हैं 6 व 20 करते हैं। 6 व 20 का HCF एंड LCM ज्ञात करो। ठीक है, एक क्वेश्चन बना लिया हमने एग्जाम्पल का, 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है हमें। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बहुत मजा आएगा हमें करने में, और यहाँ दोनों चीजों को हम सीख भी जाएंगे। आपको स्टेप याद रखने होंगे थोड़े से, कुछ एक स्टेप ऐसे होते हैं जो हमें हर सवालों के लिए याद रखने होते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम है हमारा इन दोनों नंबर्स का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। तो हमने यहाँ पे किया 2 तिया 6, तो ये हो गए 6 के अभाज्य गुणनखंड। हमने रफ पे अलग किया 20 के अभाज्य गुणनखंड, 2 ढाई 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, इनको क्रॉस चेक कर लिया करो। 5 दूनी 10 दूनी 20 आ रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6 आ रहा है। ठीक है, बड़े नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अब अपना सॉल्यूशन डाल के हमें लिखना है 6 बराबर 6 के गुणनखंड क्या आए हमारे? अवरोही क्रम में नहीं, सॉरी आरोही क्रम में लिखेंगे हम। किसमें? आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में, बात तो वही होती है, लेकिन आरोही क्रम ज्यादा सुटेबल रहता है। तो हमने 6 के गुणनखंड लिख लिए 2 गुणा 3। अब देखिए दोस्तों हमें 20 के यहाँ गुणनखंड लिखने हैं। किसके? 20 के। तो 20 के क्या गुणनखंड होंगे? ये यहाँ पे लिखे हुए देखो, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5। एक काम और कर दो मेरे दोस्तों, बस छोटा सा, यहां बराबर लगा के लिख दो 2 की घात 1, 3 की घात 1। इतना आपको करना है, एकदम सिंपल मेथड है।
यहां बराबर लगा के लिख दो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब देखिए इन्हीं से हमें सब कुछ मिल जाएगा। HCF निकालते समय इस बात को अब ध्यान में रखना है, HCF निकालते समय यहां C को पकड़ो, इसका मतलब होता है कॉमन, और यहां F को पकड़ो, इसका मतलब होता है फैक्टर। आपको कॉमन गुणनखंड देखना है, कॉमन गुणनखंड देखना है, फैक्टर ढूंढना है कॉमन। ठीक है, तो दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, तो भैया मेरे 2 गुणनखंड इसमें कॉमन है। ठीक है, और H का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी कॉमन आ रही है, अधिकतम 2 की कितनी घात कॉमन आ रही है, कितनी ज्यादा से ज्यादा घात कॉमन आ रही है। तो देखिए इसके लिए एक सिंपल सा मेथड बताऊं आपको, जब भी आप HCF निकालें तो आप जो कॉमन फैक्टर है उसको लिख लें और उसकी सबसे कम घात को लिख लें। ठीक है, उसकी सबसे कम घात को लिख लें। यहां देखिए कॉमन फैक्टर कितना है 2, और 2 की सबसे कम घात कितनी है 1। सिंपल सा आपका आंसर आ गया कितना 2। हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 2। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ऐसे मत समझना कि हाईएस्ट है तो ज्यादा पावर आएगी, नहीं, जो मैंने मेथड बताया वही यूज करो। आप कॉमन फैक्टर को लिख लो और उसकी सबसे छोटी घात लिख दो उस पर। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर और भी नंबर कॉमन आ जाते तो हम उसको भी गुणा में लिख लेते, उसकी भी सबसे छोटी घात देखते, फिर उनको सॉल्व करके यहाँ गुणा करके लिख देते, काम हो जाता हमारा। अब अगर हमें LCM निकालना है, अगर हमें LCM निकालना है तो दोस्तों एक सबसे जरूरी चीज, LCM निकालते समय जितने भी गुणनखंड आपको दिख रहे हो दोनों संख्याओं में कुल मिलाकर जितने भी गुणनखंड दिख रहे हो उन सबको यहाँ लिखो। हमें हमारे सवाल में गुणनखंड दिख रहे हैं 2, 3 और 5। ठीक है, इनकी सबसे ज्यादा पावर कितनी है वो लगा दो। सबसे ज्यादा पावर, यहाँ पे 2 की सबसे ज्यादा पावर है 2, हमने लगा दी। 3 की तो 1 ही है, 5 की तो 1 ही है। तो हमारे जो आंसर यहाँ पे हमारा आएगा 2 की पावर 2 को सॉल्व करो कितना आता है 4 आता है। 4 तिया 12 पंचे 60, जो हमारा आंसर है वह है 60। तो HCF आया 2, LCM आया 60। ठीक है, ये एग्जाम्पल था बढ़िया सा। आपको किताब में और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, आप उनको खुद से सॉल्व कर लें। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, अगर मैंने बाई चांस ये बताया आपको कि अगर किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उनको अवरोही क्रम में गुणा करके लिखना है तो वो चीज गलत होगी। अगर मैंने बताया, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं बोल चुका हूं, ठीक है, अगर ऐसा मैंने बताया है तो आप ये चीज याद रखें कि आरोही क्रम में लिखते हैं, छोटा नंबर फिर गुणा बड़ा नंबर फिर उससे गुणा नंबर, ऐसे करके। तो गुणनखंडों को गुणा करके हम आरोही क्रम में लिखते हैं, ना कि अवरोही क्रम में। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो हमें हमारी एक्सरसाइज में काम आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वो एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूत्र देखेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक नोटेशन समझ लें, यानी कि हम HCF और LCM को लिखते कैसे हैं। तो देखो HCF व LCM को लिखने का तरीका, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, इसको पहले आप समझ लो। ठीक है, यदि दो संख्याएं A, B हैं तब उनके HCF को HCF ऑफ A, B ऐसे करके, ठीक है, तथा LCM को LCM ऑफ A, B लिखते हैं। ये बहुत जरूरी है, याद रखना, लिखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट करके लिख लो, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि यदि दो संख्याएं A और B हैं तो उनका HCF इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, HCF ब्रैकेट में A, B, LCM इस प्रकार से लिखा जाएगा, ब्रैकेट में A, B और आगे LCM लगा हुआ है। ठीक है, ये जानकारी थोड़ी सी आपको आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सूत्र लिख रहे हैं। देखिए हमने एक सूत्र पढ़ रखा है पहले से ही, हमने सूत्र ये पढ़ रखा है कि संख्याओं, अभी नहीं पढ़ा होगा आपने, और क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, पिछली क्लासेस में, संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF गुणा उनका LCM। ये सूत्र आपने पहले पढ़ रखा होगा। ठीक है, इस सूत्र के आधार पर ही हमें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। देखिए हमने ये सूत्र तो पढ़ रखा है, इस सूत्र को मॉडिफाई करके लिखना चाहें तो हम 3-4 तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 3-4 तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं पहली संख्या
गुणा दूसरी संख्या, हमने लिखा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका HCF गुणा उनका LCM। तो देखिए दोस्तों, एक दो चीजें यहां से क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा आप अगर एक दो चीजें यहीं से क्लियर कर लेंगे। क्लियर हमें क्या करना है, देखिए अगर हमें मासा दिया जाए और लासा दिया जाए और एक संख्या दी जाए तो हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या दे दी जाए हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं अगर उनका मासा और लासा दिया गया है। अगर संख्याएं दी जाएं तो उनका मासा भी हम निकाल सकते हैं और लासा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो संख्याएं हमें मिल सकती हैं, संख्याएं अगर हमें मिलती हैं तो हम उनका मासा निकालेंगे, फिर इस फॉर्मूले का यूज करके हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए हमें फिर कोई दूसरा मेथड नहीं लगाना पड़ेगा अगर ये फॉर्मूला हमें आता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, यदि संख्याएं a, b हैं तब ये सूत्र आपका क्या बनेगा, तब बनेगा a गुणा b बराबर HCF ऑफ a, b मल्टीप्लाइड LCM ऑफ a, b। देखिए हमने नोटेशन इसीलिए सीखा था, बस यानी लिखने का तरीका इसीलिए सीखा था, ठीक है। ये हमारा क्या है, बेसिक फॉर्मूला है। इस बेसिक फॉर्मूले से आप देखो a का अगर आपको मान निकालना है तो b यहां नीचे चला जाएगा, अगर b का मान निकालना है तो यहां a बटे में चला जाएगा, अगर ये इधर दिया गया है आपको HCF निकालना है तो LCM नीचे आ जाएगा, अगर आपको LCM निकालना है तो HCF नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सा इन फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इन फॉर्मूले नहीं, इस फॉर्मूले से, असल में ये एक ही फॉर्मूला है, अलग अलग तरीके से हमने बस इसको लिखा है। तो चलिए अब एक काम करते हैं दोस्तों, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है हमारे पास अलग टाइप का, उसको देखने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक उदाहरण आपके सामने यहाँ ऊपर लिख कर आ रहा होगा, इस उदाहरण को करते हैं और बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए पूछा गया है संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे आपका अनंत तक। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 टू दी पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हमसे कहा गया है कि हमें विचार करना है। देखिए पहले तो मैं ऐसे ही नॉर्मली सवाल लिखता हूँ, 4 की पावर n इस संख्या पर विचार करना है। मैं बस आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि n यहाँ पे क्या है, n जो है वो प्राकृत संख्या है। कैसी? प्राकृत संख्या है। पहले तो आप सवाल समझें, सवाल में पूछा क्या गया है ये चीज समझें। अगर आप सवाल ही नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे। उन्होंने पूछा है कि 4 की पावर n एक संख्या है जहां n कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। सपोज कीजिए n क्या, n यहाँ पे 1 भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, और ऐसे करके अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो उन्होंने पूछा कि क्या n का कोई ऐसा मान है, यहां से 1 से लेकर अनंत तक n का कोई ऐसा मान है जो यहां हम रख दें और ये इसको सॉल्व करें, इस पावर को सॉल्व करें तो ये 0 पर खत्म हो। मतलब इसका जो भी आंसर आए, कितना भी बड़ा क्यों ना आंसर आए, मान लो स्टार स्टार स्टार, ये अंक लिख रहा हूं मैं, ये अंक लास्ट में क्या आ जाए, 0 आ जाए, अंक 0 पर समाप्त हो जाए। तो क्या n का कोई ऐसा मान संभव है जिसके लिए यहां पर वो मान रखें तो ये जो सॉल्व होके आई पावर वो 0 पर खत्म हो, इकाई का अंक 0 मिले हमें। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व ऐसे करना है भाई। अब देखिए अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 0 लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर हमारे पास होना कंपलसरी है। 0 लाने के लिए कौन कौन से फैक्टर होना कंपलसरी है। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है दोस्तों। देखिए 0 लाने के लिए कौन कौन से गुणनखंड होने चाहिए, सबसे जरूरी चीज क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि यहां पर 0 आ जाए। तो भाई सबसे पहले 0 यहां पर किस संख्या में आता है, हमारा आता है 10 में। ये आपको याद रखना है, किस संख्या में आता है, 10 में आता है। सबसे पहले 0 जो है वो संख्या 10 में आता है। अब देखिए ये 10 में कौन कौन से गुणनखंड हुए, 2 गुणा 5, यानी कि 0 लाने के लिए 2 गुणा 5 का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। संख्या में ये 2 गुणनखंड होने चाहिए, 2 और 5, तभी 0 आएगा। अब आप बात करते हैं 4 की पावर n, 4 की पावर n। अब एक बात बताओ भाई मेरे, 4 की पावर n को अगर हम फैक्टराइज करें, ठीक है, 4 को फैक्टराइज करें यानी कि उसके गुणनखंड करें, 4 के अगर हम गुणनखंड करें तो आएगा 2 दूनी 4, ठीक है, यही तो आएंगे। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर n। तो यहां पर देखिए मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, आप भी इसको करें, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, 2 की पावर, जब पावर पे पावर लगी हो ऐसे इस प्रकार से तो पावर का आपस में हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 2 की पावर 2n, 2 की पावर हो गया 2n,
अब बताओ दोस्तों, हमने इसके गुणनखंड किए तो हमें मिला ये, इसमें 2 तो आ रहा है, क्या कहीं आपको 5 दिख रहा है? इस गुणनखंड में यहाँ जो 4 के गुणनखंड है उसमें 2 तो आ रहा है, क्या कहीं 5 दिख रहा है? और बिना 5 के 0 पर खत्म हो नहीं सकती, 2 और 5 दोनों होने चाहिए तभी 0 पे खत्म होगी। तो हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे कुछ लाइन ऐड करेंगे। देखिए वो आपको लिखनी आनी चाहिए, वो लाइनें हम क्या ऐड करेंगे यहां देखते हैं। चूंकि 4 की घात n के गुणनखंडों में गुणनखंडों में तो लिखा ही नहीं, गुणनखंडों में संख्या 2 तो है परंतु 5 नहीं है, और हम जानते हैं कि 2 गुणा 5 ही 0 पर, बहुत जल्दी मारकर खत्म हो जाता है, 0 पर समाप्त होती है। अतः 4 की पावर n में n का कोई भी ऐसा मान, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको सही से दिख ना रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, उसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। n का कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। तो कैसा रहा ये एक्सप्लेनेशन, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप बड़ी इजीली कर सकते हो। आप उसके गुणनखंड कीजिए और गुणनखंड में देखिए 2 और 5 है कि नहीं। अगर 2 और 5 है तो ये अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर सिर्फ 2 के अलावा और कोई दूसरा है, 5 नहीं है या सिर्फ 5 है 2 नहीं है, तो संख्या जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीटली शुरू से लास्ट तक करना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर अपना जो एक्सरसाइज है 1.2 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्वेश्चन जो लिखे हैं सारे क्वेश्चन एक एक करके वैसे मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो हमारा पहला प्रश्न है देखिए लिख के आ रहा होगा, यहाँ पे मैं प्रश्न सारे लिख के, और दूसरी चीज ये है कि ये जो प्रश्न है इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें देखो पहले प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 1 यहाँ मैं डाल देता हूँ, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 और इसका पहला पार्ट, इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के इस्तेमाल के द्वारा इनको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बस, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 140, तो सिंपल सा आपने 140 के गुणनखंड किए, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे कितना आया 0, 2 फिर 35 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो हमने लिख दिया इजीली 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की घात कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है 156, जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते हैं। 156, तो हमने 156 को 2 से काटा तो हमें कितना मिलेगा, 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, 78 मिल गया। इसको 2 से काटा तो 2 तिया 6, 2 निम 18, इसको 3 से काटा 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 13 तो किसी से नहीं कटेगा, खुद से ही कटेगा, अभाज्य संख्या होती है। तो हमने लिखा 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और यहाँ इसको घात के रूप में लिख दिया, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। तो ये हमारे आंसर हैं इन दोनों क्वेश्चंस के। बाकी और क्वेश्चन है इसमें, सबको सॉल्व करते हैं एक एक करके। और भी क्वेश्चन है, हमें सबको सॉल्व करना है, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बस यही होगा यहाँ पे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। मैं सिखा तो चुका ही आपको कि गुणनखंडी तो करने हैं यहाँ पर सिर्फ। भाई हमारा तीसरा जो प्रश्न है 3825, ठीक है। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं 3825 और यहाँ देखिए लास्ट में 5 है, तो पहले हम अंकों को जोड़ लेते हैं, 3 से विभाज्य होगा या नहीं। 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 बचे 15। अब देखिए 7 5 12 1 13 2 15, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6
और 3 बचे 15, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 से डिवाइड पहले देख लेते हैं, 4 2 6 5 11, अब 5 से ही डिवाइड होगा, 5 अट्ठे 40, 5 पंचे 25, फिर 5 से करें तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और फिर 17 से, तो हमें कितना मिला 3825। इसका मिला हमें 3 गुणा, फिर से बंद हो गया चलना, 3 गुणा 5 और फिर गुणा में 17, तो हमारा आया 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन तो मैं कम से कम आपके लिए दूंगा ही घर से करने के लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5005, ठीक है। इसके गुणनखंड करते हैं हम लोग। 5 से कटेगा भाई, 5 एकम 5 0 0 1। अब ये संख्या किससे कटेगी, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमारी जो ये संख्या है ये किससे कटेगी, तो हम भाई एक काम करते हैं, 3 से तो कटने वाली है नहीं, 5 से भी नहीं कटेगी, तो 5 के बाद आता है 7, 7 से डिवाइड करके देखते हैं, 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, एक बार गया 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद हमारा 7 चौके 28 हो गया, 2 बचा 7 तिया 21, अब आया 143, और आपको पता है कि 143 11 से कट जाती है, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 13 बार में कटेगी, ठीक है। उसके बाद 13 एकम 13, तो हमारा 5005 का आंसर आया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा में 13, और इसको घात के रूप में नहीं लिख सकते, सब हर एक गुणनखंड एक एक बार ही है। अब एक काम करना, 5वें का आंसर आप लोग कमेंट में बताना, 5वें का आंसर जरूर बताना, इतना तो कर ही सकते हो, जब इतना सीख गए हो तो उसके गुणनखंड तो काट ही सकते हो भाई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या हमारी कितनी है, प्रश्न संख्या है 2। देखिए इसमें हमसे बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर है या नहीं, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। तो सिंपल सा अभी एग्जांपल में मैंने बताया था। पहला हमारा सवाल है इसमें 26 और 91, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व किया जाए, 26 और 91। पहला हमारा क्वेश्चन है 26 और 91। तो देखिए इसको आप सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा, हमने क्या किया, 26 के फैक्टर किए, 26 के फैक्टर किए तो हमारा क्या आएगा, 2 गुणा 13 आएगा कि नहीं आएगा, और हमने 91 के गुणनखंड किए तो हमारा आएगा 13 सत्ते 91 होता है, 7 गुणा 13। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, 26, 91। लिखने का तरीका बताया था ना, एचसीएफ किसका, 26, 91 का कितना आएगा। एचसीएफ में हमें कॉमन वाला फैक्टर देखना होता है और उसकी सबसे कम घात देखनी होती है, तो यहाँ पे 13 की सबसे कम घात है 1, हमारा आंसर हो गया 13, ठीक है। कॉमन भी 13 ही था। एलसीएम देखिएगा दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा, 26, 91 का। एलसीएम में हमें सारे गुणनखंड लिखने होते हैं, तो हमने लिखा 2 गुणा 7 गुणा 13। अब यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं में से कहीं भी 13 की पावर 1 से ज्यादा है, मतलब देखिए 13 की पावर सबसे ज्यादा वाली लिखनी है, मतलब 1 पावर, ठीक है, 1 ही पावर है, तो हमारा हो गया 7 दूनी 14 गुणा 13। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम, तो 13 चौके, देखिए यहाँ चाहे इधर से पढ़ा पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, 14 तिया 42 होता है और 13 चौके 52 होता है, किधर से भी पढ़ सकते हैं आप। 13 चौके 52, हासिल लगी 5, 13 एकम 13 और 5 18, चाहे इधर से कर लो, 14 तिया 42, हासिल लगी 4, 14 एकम 14 4 18, आएगा 182 ही। अब हमें करनी है सत्यता की जांच, या सत्यापन लिख दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यापन, सत्यापन में हमें क्या करना है, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल लिखिएगा यहाँ पर, गुणनफल। संख्याएं क्या क्या है हमारे पास, 26 और 91, 26 गुणा 91, इसको सॉल्व करिएगा। संख्याओं का गुणनफल हमने सॉल्व किया तो हमारा संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है, संख्याओं का गुणनफल आ रहा है 26 एकम 26, हासिल लगी कितनी 2, और 26 निम्मा कितना होता है 260 में से आप 26 को घटा दो तुरंत, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा आपका कितना, 5 में से 2 गया 3 और यहाँ बचा आपका 2। 26 निम्मा होता है 234, ठीक है, चाहे ऐसे गुणा कर लो, 9 छिक्का 54, हासिल लगी 4, 9 दूनी 18 और 4 सॉरी हासिल लगी 5, 9 दूनी 18 5 23, तो 234 में हमने हासिल 2 जोड़ दी तो हो गया 2 3 6, तो ये हमारा आया गुणनफल। अब हमें क्या चेक करना है, HCF किसका, देखो यहां लिखता हूं, HCF ऑफ 26, 91
गुणा LCM ऑफ 26,91। HCF हमारा कितना आया था? HCF आया था 13 और LCM कितना आया था? 182। इनका गुणा करो। एक फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मासा गुणा उनका लासा, तो वही सत्यापन यहां पर हम कर रहे हैं। टेंशन की कोई बात नहीं है, बराबर ही आएगा अगर आपने क्वेश्चन का आंसर सही निकाला है। तो 13 दूनी 26 की 6 हासिल लगी कितना? 2। 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल लगी 10। 13 एकम 13 और 10 23। देखिए 23 66 यहां भी आया, 23 66 यहां भी आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का अगला पार्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 का अगला पार्ट। ठीक है अगला पार्ट हमारा है दूसरा, यानी कि 510 और 92। 510 और 92। देखें वीडियो में कितनी क्लियरिटी आ रही है, एक बार चेक कर लेता हूं। $510 और 92 हमारे पास है। तो यहाँ भी वही LCM और HCF निकालना है हमें इनका। तो सिंपल सा हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 510 के किए गुणनखंड। ठीक है, 2 दूनी 4 और बचा 1, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। अब ये हमारा 5 2 7 5 12, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, 5 से कटेगा 17 पन्ना 85 और फिर 17 से कटेगा एक बार में। तो हमारे यहाँ पे अभी बाद में लिखते हैं, पहले 92 के और कर लेते हैं फैक्टर यहाँ पर गुणनखंड। 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 छेक 12, फिर 2 से काटा 23 आया, और 23 होती है अभाज्य संख्या तो 23 से ही कटेगी। तो यहाँ पर हमारा जो 510 था उसके गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा में 17। और जो हमारा यहाँ पर 92 था उसके गुणनखंड क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखिए जैसे ही आपको दिख जाए कि गुणनखंड 2 बार आया है, अब तुरंत बराबर लगाएं और 2 की पावर 2 लिख दें, गुणा में 23 लिख दें। देखिए यहाँ पे इस वाली लाइन में कहीं भी 2 बार नहीं था। अब हम निकाल रहे हैं क्या? HCF। ठीक है, HCF हमने निकाला तो क्या आया हमारे पास? HCF होता है कॉमन वाला फैक्टर, तो कॉमन वाला फैक्टर है 2, और सबसे कम पावर दोनों जगह चेक करो कितनी है, ये 2 पावर है, ये 1 पावर है, तो 1 पावर रहेगी, यानी यही हमारा HCF हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ पे निकालते हैं इनका LCM। LCM निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि जो जो गुणनखंड दिख रहे हो आप सबको लिख लो। 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। अब देखिए इसमें जिन गुणनखंडों की सबसे ज्यादा वाली पावर लिखनी होती है, तो 2 की सबसे ज्यादा पावर यहाँ आ रही है 2, बाकी इसमें तो 1 है, तो हमें सबसे ज्यादा पावर लगानी थी 2, और बाकी सबकी 1 पावर ही है। तो हमारा हो गया यहाँ पर देखिए 4 तिया 2 का वर्ग कितना? 4 तिया 12 पंचे 60, गुणा में कितना? 17 गुणा 23। चलो इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 60 का गुणा कर दो यहाँ 23 में, 6 का कर दो, 6 तिया 18, पीछे 0 लगानी है ना बस, 6 तिया 18 हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें इसमें करना है 17 का गुणा, तो हम करेंगे 0 17 अट्ठे कितना होता है? 136, हासिल लगी कितनी हमारी? 13। 17 तिया 51 और 13, 51 13 होता है हमारा 64 की 4, हासिल लगी 6, 17 एकम 17 6 23, तो हमारा आया 23,460। कितना आया? 23,460। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सत्यापन की ओर। ठीक है, सत्यापन सत्यापन करेंगे यहां पर, तो हम संख्याओं का गुणा करते हैं, संख्याओं का गुणा। अब देखिए दोस्तों इतना काम आपको करना पड़ेगा भाई, बहुत ही इजी स्टेप है ये। संख्याएं कौन कौन सी है हमारी? 510 और 92। आप देखिए 510 और 92 का गुणा कीजिए, कितना आएगा वो आप यहाँ बताएं। ठीक है, कमेंट में, या फिर आप ना कर पाए तो हमें कमेंट में बाद में जरूर बता दें, फिर मैं हर एक क्वेश्चन पूरा करवा दिया करूंगा। भाई गुणा तो कर ही सकते हो आप इनका। उसके बाद आपको क्या करना है? HCF और LCM का गुणा करना है। HCF हमारा था 2 और LCM है 2 गुणा 23,460। चलिए अब क्या करते हैं, 2 का गुणा इसमें कर लेते हैं, मैं पूरा ही करवा दूंगा सवाल। 0 2 छिक 12 हासिल लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 23 दूनी 46, 46,920 आया। यहाँ गुणा कीजिए तो हम 500 यानी 51 में कर लेते हैं 92 का गुणा, पीछे 0 लगानी है। 51 दूनी होता है 102, 9 एकम 9, 9 पना 45। ठीक है, यहाँ पे आया आपका कितना? यहाँ पे आ गया 2 9।
और 2 9 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, ये 4 हो गया, 46 90 46 92 और ये वाली पीछे 0, तो 46 92 और ये 0, देखिए बराबर आया है, यानी सत्यापन एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा, अब हमारा यहाँ दूसरे प्रश्न का आखिरी पार्ट, ठीक है, दूसरे प्रश्न का प्रश्न संख्या 2 का लास्ट वाला पार्ट, यानी तीसरा, हमारा जो तीसरा पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 336 और 54, 336 और 54। वैसे तो अब आप सीख गए होंगे, अब तक तो आप सारे क्वेश्चन ये वाले कर लेंगे, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। 336 के हमारे जो गुणनखंड आएंगे उनको यहाँ रफ कार्य के तौर पर यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से। 336 यहाँ पे आया 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। यहाँ पे आपका देखिए 2 से काटो या 3 से काटो, हमें बस गुणनखंड निकाल के उनको आरोही क्रम में रखना है, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, अब ये नहीं कटेगा 3 से, तो 2 पंचे 10, आपका 2 6 12। अब 2 से काटो तो 28 दूनी 56 होता है, फिर 2 से काटो तो 14 होता है, फिर 2 से काटो तो 7 होता है, और फिर 7 से काट दो तो 1 होता है। तो हमें गुणनखंड मिले 1 2 3 4, 2 की पावर कितना, इतनी बार कई बार दोस्तों इसमें स्याही डाल चुका हूँ, फिर भी ये सही से नहीं चल रहा, ये खराब ही हो गया लगता है। 2 की पावर कितनी है 4, 2 की पावर है हमारे पास 4, और उसके बाद हमारा क्या है यहाँ पर 3, और उसके बाद कितना है 7, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आए हैं गुणनखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 54 है उसके गुणनखंड बताइए। 54 होता है 27 दूनी 54, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, देखो गुणनखंड आप काट लेना, 2 तिया 6 तिया 18 तिया 54, यानी 3 का 3 बार गुणा, मतलब हमने 3 पे पावर कितनी लगा दी, हमने 3 पे पावर लगा दी 3। अब हमें निकालना क्या है HCF, HCF निकालना है 336 और 54 का, आप लोग ब्रैकेट में लिख लें 336, 54। HCF हमें निकालना है, तो हमने कॉमन फैक्टर देखा 2 है और कॉमन फैक्टर 3 भी है, और सबसे कम घात 2 की 1 है, और 3 की भी सबसे कम घात कॉमन आ रही है 1, तो हमने लिख दिया 3 दूनी 6। तो हमारा यहाँ पे जो HCF आया वो कितना आया, वो आया 6, ठीक है। अब हम LCM निकालेंगे, यहाँ पर क्या निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए हमने लिखी सारे फैक्टर्स, ये हमारे सारे फैक्टर हैं। तो यहाँ 2 की सबसे ज़्यादा पावर है 4, वो हमने यहाँ लगा दी, उसके बाद 3 की सबसे ज़्यादा पावर है 3, वो भी लगा दी, और 7 की सबसे ज़्यादा पावर 1 ही है। तो 2 की सबसे ज़्यादा पावर है 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 की पावर 3 का मतलब 27 और गुणा 7, तो 16 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 16 सत्ते होता है 7 छिक्का 42 और 7 एकम 7 और 4 11, 16 सत्ते 112, ठीक है। 27 का इसमें गुणा करिएगा, 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 11 सत्ते 77 और 1 78, आपका 112 दूनी होगा 224। तो यहाँ हमारा आ रहा है 4 8 4 12 हासिल लगी 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, तो 30 24 हमारा आया है LCM। LCM हमारा आया है 30 24, ठीक है। एक बार आंसर मिला लेते हैं दोस्तों, LCM हमारा इसका कितना आ रहा है 30 24। अब हमें गुणा करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे सत्यापन करना है, और ये काम आपका है। सत्यापन इस बार आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, सत्यापन आपको खुद करना है। यहाँ पे इस बार सत्यापन खुद से करके बताएं, ठीक है। सत्यापन बहुत इजी है, संख्याओं का गुणनफल गुणा उनका बराबर में उनका HCF गुणा LCM। चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे अब हम लोग। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कराया था। मेरा मानना ये है कि अब आप लोग ये वाला पार्ट जो है खुद से कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार सॉल्व करवा देता हूँ। प्रश्न संख्या 3 आपके पास बुक है, उसमें दिखाई दे रही होगी। प्रश्न संख्या 3 हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। इसमें पहला ही हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला हमारा क्वेश्चन है 12 15 और 21, 12 15 और 21। तो 12 के गुणनखंड हमने फटाक से काटे, क्या 2 दूनी 4 तिया 12, इसको बराबर में लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3। हमने 15 के गुणनखंड काटे, क्या मिला हमें 3 पचे 15 होता है, तो इसको यहीं लिखा हुआ आके सीधा 3 पचे 15। और 21 के हमने काटे तो क्या मिला हमें 3 सत्ते 21, ठीक है। यहाँ HCF जो दोस्तों आएगा वो आएगा कॉमन फैक्टर। तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है, और उसकी सबसे कम घात भी 1 है, तो हमारा HCF तो मिल गया। LCM दोस्तों कितना आएगा, जितने भी गुणनखंड आ रहे हैं सबको लिख लो। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। और 2 की पावर सबसे ज्यादा कितनी है 2, 3 की पावर 1 है, 5 की भी पावर 1 है और 7 की भी पावर 1 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4 तिया 12 पंचे 60, और 60 का 7 में गुणा करेंगे तो आएगा 420। हमारा आंसर आ गया 420। देखिए दूसरा पार्ट इसका देखिएगा,
दूसरा पार्ट इसका है दोस्तों 17, 23 और आपका कितना 29, 17, 23 और 29। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं, 17, 23 एंड 29 इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 17 भी प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 17। 23 भी अभाज्य संख्या है तो 1 गुणा 23 और 29 भी अभाज्य संख्या है तो 1 गुणा 29। तो HCF दोस्तों क्या आएगा, क्या कॉमन है, जब कुछ कॉमन ना आए, कोई फैक्टर कॉमन ना आए तो एक कॉमन आता है, तो HCF हो गया 1। LCM कितना आएगा, LCM दोस्तों यहाँ पर सारे गुणनखंड क्या है, 1 गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29, सारे गुणनखंड ये हैं और इनकी अधिकतम घात भी 1 1 1 है। अब इसका गुणा करके लिखना है, तो दोस्तों जब भी हम इसका गुणा करके लिखेंगे तो हमें मिलेगा 11,339। आइए गुणा करके देख लेते हैं। हमारा गुणा करना है 17 का 23 में, 23 और 17, 17 ते 51 हासिल लगी 5, 17 दूनी 34 और 5, 34 5 39, ठीक है। अब गुणा करना है इसमें 29 का, 9 एकम 9, 9 में 81 हासिल 8, 9 तिया 27 और 8 35 होता है। 2 एकम 2, 2 नीम 18 या 39 दूनी 78, यहाँ लिख दो। इनको जोड़े तो 9, 2 और 1 3, 8 5 13 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, देखिए वही आया 11,339। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसका तीसरा पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। इस तीसरे पार्ट में हमें दिया गया है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, इनका HCF और LCM बताना है। तो भैया सॉल्व करते हैं। 8 का गुणनखंड आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। 9 का गुणनखंड आएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 25 यानी 5 का स्क्वायर। तो भैया मेरी एक बात बताइए, इसमें कोई गुणनखंड कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कितना आंसर है 1। जब कोई गुणनखंड कॉमन ना हो तो आंसर होता है 1। HCF का बता रहा हूँ क्योंकि कॉमन उसी में देखते हैं। LCM की अगर हम बात करें तो सारे गुणनखंड लिखने हैं, 2 की पावर 3, देखिए 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 5 लिख दिया। अब इनकी पावर की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा पावर यही तो है जो लगी हुई है, 3 2 2, तो 8 गुणा 9 गुणा 25, देखिए 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200 और 200 में हमने गुणा किया 9 का तो आ गया 1800। तो ये हमारा आंसर है तीसरे का। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखेंगे अब। तो माय डियर स्टूडेंट देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे देखिए जो भी पूछा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है, जो जो चीज़ दी गई है उसको छांट के लिख लो। HCF दिया गया है हमें, किसका HCF दिया गया है, दोनों संख्याएं हमारी हैं 306, 657, इनका HCF है 9 और हमें निकालना है इनका LCM। LCM निकालना है हमें 306, 657 का, 657 का। बहुत सरल सवाल है। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि संख्याओं या फिर इधर से लिख लेते हैं फॉर्मूले में, देखो बराबर वाला पक्ष चाहे इधर लिख लो चाहे उधर लिख लो। इधर लिखते हैं हम HCF, फॉर्मूला हमारा बनेगा HCF ऑफ 306 और 657 गुणा LCM ऑफ 306 गुणा 657। ये क्या बनेगा, ये बनेगा संख्याओं का गुणनफल, यानी 306 गुणा 657। तो ये तो आप फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, लासा गुणा मासा बराबर या मासा गुणा लासा बराबर संख्याओं का गुणा, या फिर संख्याओं का गुणा बराबर मासा गुणा लासा, एक ही बात होती है, बराबर में लिखा है दोनों चीजें। ये कितना दिया गया है 9, तो हमने लिख लिया 9 गुणा LCM ऑफ 306 और 657, ठीक है। बराबर में ये गुणा नहीं करना है, यहाँ कुछ संख्या कट जाएगी, जरूरी नहीं है कि आप गुणा करके ही सॉल्व करें, ठीक है। तो LCM हमें निकालना था 306 और 657 का। तो दोस्तों ये जो LCM निकल के आ रहा है यहाँ पे 9 जो गुणा में है वो चला जाएगा भाग में, 306 गुणा 657 बटे 9। कौन सी संख्या 9 से कट रही है वो देख लो, 7 5 12 और 6 18, ये 9 से कट जाएगी। 9 सत्ते 63 और 2 65 होता है, 9 तिया 27। अब हमें 73 का गुणा करना है 306 में, तो यहाँ साइड में गुणा कर लेते हैं, 306 यहाँ 73, तो 6 तिया 18, 3 तिरका 9, 7 छिक्का 42 और 7 तिया 21, 8 3 3 2 2। तो आंसर हमारा आया 2 2 3 3 8। ये हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए देखेंगे पांचवें प्रश्न को। तो देखिए स्टूडेंट हमारा पांचवा प्रश्न जो है वही है जैसा हमने एग्जांपल किया था, n के किस मान के लिए 6 की घात n जो है वो 0 पे समाप्त होगा। तो सिंपल सा दोस्तों हमें क्या करना है, सॉल्व
हमें लिखना है 6 की घात क्या दिया गया है n, इसके गुणनखंड क्या बनेंगे जाके 2 तिया 6 और इसकी घात हो गया n, 2 की घात n गुणा 3 की घात n। अब चूंकि 6 की घात n के गुणनखंडों में संख्या 2 तो है परंतु 5 नहीं है, और हम जानते हैं कि 2 गुणा 5 ही अंक शून्य पर समाप्त होने की न्यूनतम शर्त है। अतः n के, या ऐसे लिखो, n का ऐसा कोई मान नहीं है, इसके आगे आप लोग लिख लें, जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, अतः n का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसके लिए 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होगा। सिंपल सा ये एग्जाम्पल में मैंने बताया था, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए। ठीक है, बस मैंने इतना एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है कि 2 गुणा 5 की ही अंक शून्य पर समाप्त होने की न्यूनतम शर्त है, क्योंकि दोस्तों कम से कम में यही शर्त आती है। आगे तो भाई 4 गुणा 5 भी होगा, अभाज्य गुणनखंडों में तो सिर्फ यही शर्त आएगी। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले यानी 6वें प्रश्न को। तो देखिएगा स्टूडेंट, अगला जो हमारा 6वां प्रश्न है बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं, और कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि ये भाज्य क्यों हैं। तो पहली संख्या उठाते हैं यहाँ से हम। पहली संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। देखो सिंपल सा, ये एक पूरी संख्या लिखी हुई है जो कि गुणनखंड के रूप में लिखी है। आपको पता है ना कि गुणनखंडों के गुणा के रूप में एक पूरी भाज्य संख्या लिखी जा सकती है, और इसमें 13 और जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आ गया 13 कॉमन, तो ये बचा 7 गुणा 11 और गुणा यहाँ तक निकल गया प्लस में 1, तो 13 गुणा 11 सत्ते 77 और 1 78, 13 गुणा 78। अब दोस्तों 78 के गुणनखंड काटो तो होता है 13 छिंग 78, 13 गुणा 2 या 3 गुणा 2। अब इनको अभाज्य गुणनखंडों को आरोही क्रम में लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, देखो यहाँ पर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाएं, 2 से ज्यादा गुणनखंड आ जाएं तो वह संख्या होती है भाज्य। आपको बता चुका हूं मैं, अगर 2 ही गुणनखंड होते तो अभाज्य। ठीक है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं या 2 से अधिक गुणक हैं, तो संख्या जो है वो कैसी होगी, भाज्य होगी। संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। अच्छा, लास्ट वाले को देखते हैं। देखो आप, अगर आपने लिख नहीं पाया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके लिख जरूर लें। ठीक है, अगला हमारा जो संख्या है वो दी गई है 7 गुणा 6 गुणा में 5 गुणा में 4 और फिर गुणा में 3 और गुणा में 2 और गुणा में 1, सब कुछ गुणा में ही दे दिया। चलिए, ये पूरी संख्या है 1 और वहाँ 5 जुड़ा हुआ है, तो 5 कॉमन ले लो। बचा क्या, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में भी 1। इसको गुणा करो, 7 छिक्का 42। ठीक है, कहीं भी 0 आने की संभावना है, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो 7 छिक्का 42 और 42 यहाँ पे हो गया। अब गुणा करना पड़ेगा भैया हमें। 42 में कितने का गुणा करेंगे हम लोग, 4 तिया 12 दूनी 24 का। तो हमारा 24 दूनी 48 की 8 हासिल लगा 4, 24 चौके 96 और 4 100 होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 1008 और 1008 में 1 जोड़ा तो हो गया 5 गुणा 1009। 1009 के गुणनखंड आप लिख सकते हैं, 1009 के गुणनखंड आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हम इसको 1009 को भी काट सकते हैं। उसके अलावा आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या दिख रहा है, ये खुद के अलावा 5 और 1009 से भी कट जाएगी, 5 और 1009 से भी कट जाएगी। अतः यह संख्या कैसी है, भाज्य है। तो यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं। देखो मैं कैसे बताऊं, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 2 हैं, नहीं भाई, एक गुणनखंड 1 भी तो होगा और एक गुणनखंड संख्या स्वयं भी तो होगी।
तो 2 से अधिक हो गई, 2 तो वही होते हैं, उनके अलावा ये और इसके गुणनखंड हैं, तो ये संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः यह संख्या भाज्य होगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारे आज के एक्सरसाइज के आखिरी यानी 7वें प्रश्न को। तो चलिए स्टूडेंट, हमारा आज का आखिरी प्रश्न यानी 7वां प्रश्न, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ऊपर आ रहा होगा। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सिंपल सा दोस्तों, मैं आप लोगों को, देखिए मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं ताकि आपको मैं थोड़ा सा देखिए जल्दी छोटा सा वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, वरना बहुत ज़्यादा टाइम होगा, बहुत समझाऊंगा। सोचिए 1 घंटे का वीडियो तो वैसे ही हो गया है, और अगर मैं और धीरे करवाता तो आप देखते ही नहीं वीडियो, भाग जाते आप वीडियो बिना देखे। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ। समझा तो मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था कि सवाल कैसे होंगे। और रही बात इस लास्ट क्वेश्चन की, तो इसमें ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों जब भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे? एलसीएम। तो हम यहाँ एलसीएम निकालते हैं। उसके लिए हमें 18 के गुणनखंड करने हैं, 2 तिया 6 तिया 18, और इसको लिख दिया 2 गुणा 3 की घात 2। और 12 के करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, तो हमने लिख दिया 2 की घात 2 गुणा 3। यहाँ पे हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम दोस्तों कितना आएगा? देखिए एलसीएम में सारे तो फैक्टर लिखो और फिर उनकी ज़्यादा वाली पावर लिखो, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2, तो ये हो गया 4 गुणा 9, यानी 4 गुणा 9 का मतलब हुआ 36। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लास्ट लाइन, अतः वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर कितना आया? 36, यानी 36 मिनट बाद मिलेंगे। अगर ना दिख रहा हो तो बहुत बहुत खेद है भाई, मैं बोल रहा हूं वो लिख लें, 36 मिनट बाद मिलेंगे। चलिए आज के हमारे प्रश्न जो है वो यहीं समाप्त होते हैं। अगली एक्सरसाइज को देखेंगे हम लोग किसी दिन, थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए अब। तो दोस्तों हमारे जो प्रश्न थे आपको कैसे लगे ये बात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को एक परेशानी होगी, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन मैं जो करवा रहा था और बोल रहा था उससे तो आप बहुत कुछ समझे होंगे। अगर आप वाकई में कुछ समझे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।